देखिए, आपके जो सब्जेक्ट हैं जैसे जनरल अवेयरनेस हो गया, आपका एपीएसएसबी का जीके हो गया, या एपीपीएससी के अदर एग्जाम्स होते हैं, तो अपने अरुणाचल में ओवरऑल जो जीके पार्ट है ना, उसको एक बार हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो एक तो सर हो गया एपीपीएससी सी, सिविल सर्विसेज वाला है ना, वो तो सर अलग है ना। उसका मान के चलो जितना हमारा एक पीडीएफ नोट एक सब्जेक्ट का होता है, वहाँ एक पीडीएफ नोट एक टॉपिक का होता है। ठीक है, तो उसमें तो काफी डिटेलिंग हमारी हो जाती है। फिर दूसरा जो आपका जीके पूछा जाता है वो एपीपीएससी एग्जामिनेशंस में पूछा जा रहा है। एपीपीएससी के अदर एग्जामिनेशंस जैसे लाइक मान लो आपका एई है, जेई है ना, टीजीटी है, पीजीटी है, एडीओ है, एचडीओ है, इन एग्जाम्स की बात हो गई। दूसरा आपका जो जीके पूछा जा रहा है वो एपीएसएसबी में पूछा जा रहा है। तो जो भी अपना स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, ये सारा जो पार्ट है तीन तरह के एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। ठीक है, क्लास रिकॉर्डेड होगी तो मैं रिप्लाई कैसे कर पा रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा देखिए वॉइस का, उसको ऐसा करिए ईयरफोन यूज कीजिए, है ना, तो वॉइस आपका ज्यादा बेटर आपको सुनाई देगा। तीसरा है सर आपका एपीएसएसबी के लिए। अब यहाँ का जो आपका जीके वाला पार्ट है ये तो बिल्कुल अलग हो जाता है, इवन फिर उसको जनरल स्टडीज कहने लगते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4। अभी एपीपीएससी में क्या हो गया है, जैसे अभी एई का भी एग्जाम हुआ था और अभी पीजीटी का भी होने वाला है, तो ये जो टॉपिक्स हैं आपका, इसमें अब जो जीके वाला पार्ट है उसकी नेमिंग ही मिलनी चेंज की है, उसको बोल रहे हैं जनरल अवेयरनेस। ठीक है, बाकी उसमें जनरल अवेयरनेस में उनका कहने का मतलब है कि आसपास आपके जो चीजें चल रही हैं, नेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पार्ट्स, वो सब आपको डिस्कस करने हैं। तो देखिए अगर हम डेफिनेशन में एंटर करेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस शो कर सकते हैं, लेकिन हमें मुद्दा क्या समझना है कि एग्जाम में सवाल कैसे आ रहे हैं। अगर आपको देखने जनरल अवेयरनेस नाम बदल के उन्होंने कैसे सवाल पूछे, तो यही का पेपर उठा के देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे सॉल्व भी है पूरा, या सर ने पूरा उसको सॉल्व कराया है, तो जनरल अवेयरनेस में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपका ये जो एपीपीएससी का पार्ट हो गया जनरल अवेयरनेस का, और जो एपीएसएसबी का जीके हो गया, इनमें थोड़ा ही डिफरेंस है। ये जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं ये इसमें थोड़ा ही डिफरेंस आपको मिलेगा। और जो भी सब्जेक्ट्स हम यहाँ क्लास में पढ़ेंगे, मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो आपका एपीएसएसबी प्लस एपीपीएससी जनरल अवेयरनेस दोनों के ही लेवल के क्वेश्चंस या दोनों के लेवल तक का हम पार्ट पढ़ते हैं, है ना, ताकि ऐसा ना हो कि आप एपीएसएसबी के लिए पढ़ के गए फिर इसके लिए अलग से क्लास कर रहे हो। तो जितना भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे उन टॉपिक्स में आपका ये वाला जो पोर्शन है ये भी पूरा कवर होता है। ठीक है, तो अपना जो पॉलिटी, जैसे मैं अभी मान लो पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, तो पॉलिटी इस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि आपका ये जनरल अवेयरनेस भी इसमें कवर होगा, प्लस इतना एपीएसएसबी का जो जीके है वो वाला पार्ट भी इसमें कवर होगा। मैं आगे थोड़ा आपको डिफरेंसेस भी दिखाता रहूंगा कि दोनों एग्जाम्स में थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस आता है क्वेश्चंस का तो कैसे आता है। अभी तो देखिए एसआई का एग्जाम का आइडिया नहीं है, जब होगा तब हम बात कर लेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग विद इन 24 आवर्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सर सब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब इसमें देखिए दूसरा पॉइंट ये आता है कि सर इसको पढ़ना कैसे है, तो पढ़ने के रिलेटेड मैं पहले भी कई बार इसको डिस्कस कर चुका हूँ, आज फिर से एक बार इसको बताऊंगा। पढ़ने का सर सीधा सा प्रोसीजर यही है, आपको सिंपल क्लासरूम से निकल के कुछ पॉइंट्स लिख लेने हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी नोट्स आपको मिल रहे हैं, पीडीएफ नोट्स वगैरह सब आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। फिर भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिख लग रहे हैं क्लास से अटेंड करके, तो उसको लिखते जाना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना। दूसरा, आपकी अप्रोच क्लियर होनी चाहिए। अप्रोच ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम कहानी सुनने आए हैं। ठीक है,
आज संविधान की कहानी सुनते हैं, संविधान कैसे बना, राजनीति कैसे होती है, ये सब कहानी सुनने हम नहीं आए हैं। हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? अप्रोच होनी चाहिए जो भी टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक से एग्जाम में सवाल क्या बनेगा। अप्रोच मस्ट बी प्रिटी मच क्लियर। जितना आपको ये क्लियर होगा उतना ही आपका जो मार्क्स है उतना बेटर आएगा। तो जो भी टॉपिक पढ़ना है ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि इससे सवाल क्या बनेगा। सवाल नहीं बनेगा छोड़ दो टॉपिक, है ना। जानकारी के लिए नहीं पढ़ना है कि सिर्फ जानकारी के लिए पढ़ लें। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हम जानकारी के लिए पढ़ते हैं और वो इसलिए पढ़ना जरूरी होते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी और टॉपिक से कनेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बस उसके लिए देखना है, अदरवाइज हर एक टॉपिक के फैक्ट क्लियर होने चाहिए। तो जो भी आप टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें से आपको क्या निकालना है? फैक्ट्स निकालना है। कि मान लो हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ रहे हैं तो पहली मीटिंग कब हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किस दिन हुआ, ठीक है, कौन प्रेसिडेंट है, कौन वाइस प्रेसिडेंट है, ये क्या है? फैक्ट्स है। तो आपको क्या निकालने हैं? हर एक टॉपिक से फैक्ट्स निकालने हैं। अल्टीमेटली आपका फैक्ट्स ही एग्जाम में पूछता है। उसके बाद जितना भी पढ़ेंगे उसका रिवीजन मेंटेन करना है। रिवीजन का तरीका मैं पहले भी बता चुका हूं कई बार। उसमें कुछ नहीं करना है, कॉपी बंद करनी है। कॉपी बंद करने के बाद रिकॉल करना है कि जो जो टॉपिक्स पढ़े हैं। वो रिवीजन का मतलब ये नहीं घर गए कॉपी दोबारा देख ली, ठीक है, वो रिवीजन नहीं है। रिवीजन तब होगा जो कॉपी बंद करके फिर रिकॉल कर रहे हैं कि अच्छा आज ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा, इस टॉपिक को देखना है। फिर उसमें क्या है, आपको भी क्लैरिटी मिलेगी कि कौन से टॉपिक्स आपको अच्छे से आ रहे हैं, कौन से टॉपिक आपको अच्छे से नहीं आ रहे हैं। तो रिवीजन के साथ साथ रिकॉल वाली हैबिट डालनी है। इससे दो फायदे होंगे। एक तो फैक्ट आपका ज्यादा मजबूत बैठेगा। दूसरा क्या होता है, जब एग्जाम में बैठते हैं ना तो उसका प्रेशर अलग होता है। तो कई बार क्या होता है, हमें टॉपिक आता है, जानकारी होती है, बट ड्यू टू एग्जाम प्रेशर हम भूलने लगते हैं। तो रिकॉल की अगर हैबिट आपकी बनी होगी तो एग्जाम में भी अच्छे से आप उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें पार्ट आता है इसको रिपीट करने का। आपने कुछ भी पढ़ा, रिकॉल करा, उसको फिर 3 डेज बाद, फिर 15 डेज बाद, 1 मंथ बाद रिपीट जरूर करिए। जितना टॉपिक्स रिपीट करेंगे उतना ही वो आपका परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा और धीरे धीरे आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि इससे कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो शॉर्ट नोट्स का मतलब यही है, हर एक टॉपिक के आपको क्या निकालने हैं? फैक्ट निकालने हैं। क्योंकि आपके जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम्स हैं इसमें आपसे डिस्क्रिप्शन तो पूछेगा नहीं, सिंपल फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ही आपसे पूछेगा। ऐसा कब हुआ, ऐसा क्या है ना। तो उस पे ओरिएंटेड होके आपको हर एक टॉपिक के फैक्ट्स निकालने हैं। वो जो फैक्ट का आप पूरा लिस्ट रेडी करेंगे दैट इज योर शॉर्ट नोट्स, और वो जरूरी है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स जरूरी है। अपना जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एपीपीएससी एपीएसएसबी के, इन सबको क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करना है ना, जितना भी हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा लगाएं। तो ये दोनों अगर आप अप्रोच क्लियर रखेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगा इस टॉपिक में, ठीक है। चलिए, अरे बुक उक का नीड नहीं है, ठीक है, इसको ही पढ़ लो, इतना ही पढ़ लो पहले, ठीक है। आते हैं बहुत से डाउट आते हैं कि सर इतना पढ़ने से हो जाएगा, तो मेरा पहला सवाल यही होता है, इतना पढ़ लिया है क्या? है ना। पहले मेक श्योर करना है जितना आपको कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है, अगर उसमें से एक भी सवाल आपसे नहीं छूट रहा है फिर आप आगे पढ़ो। पढ़ने का कंटेंट का कमी नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी किताबें है ना। कम पड़ जाएगा तो लक्ष्मीकांत बोल दूंगा, और फिर भी कम पड़ेगा तो डीडी वासु बोल दूंगा, ठीक है। वो भी कम पड़ेगा तो अम्बेडकर जी की किताबें पढ़ने को। तो कंटेंट की कमी नहीं है, बट ये है कंटेंट, हाँ ये भी मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इस चीज को, कंटेंट फिक्स रखना है। कोई भी किताब पसंद हो, कोई भी नोट्स पसंद हो, एक चीज फिक्स कर लेनी है, उसी को पढ़ना है। कंटेंट लिमिटेड पढ़ना है, क्वेश्चंस अनलिमिटेड करने हैं, ठीक है। ये अप्रोच रखनी है, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा पढ़ने लग जाएंगे तो उसका आपको पता नहीं चलेगा एक ही टॉपिक में आप कितना पढ़ चुके होंगे। और आपके ये जो एग्जामिनेशन है ये आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं? वैरायटी पूछना चाह रहे हैं, डेप्थ नहीं पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने नाम ही लिख दिया जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, यानी वो बेसिक जानकारी जानना चाह रहे हैं, ठीक है। उनका बस इतना मतलब है कि हम किसी को सरकारी नौकरी दे रहे हैं तो वो नौकरी करने वाला व्यक्ति ऐसा ना हो जब नौकरी करने पहुंचे तो वो बोले कि पार्लियामेंट क्या होता है, मोदी जी कौन है,
है ना, ऐसा ना हो तो वो ज्यादा एम्बैरेसिंग हो जाएगा। तो ऐसे लोग हो जो बेसिक जानकारी आसपास की क्लियर हो, ठीक है, बस इतना उनका रिक्वायरमेंट होता है। अदरवाइज तो मतलब कोई इसका खास नीड है नहीं। करंट अफेयर्स मिनिमम 6 मंथ्स का करना है। एग्जाम आपका जिस मंथ में है उस मंथ से 15 दिन पहले तक का पढ़ के जाओ, इसका सीधा फॉर्मूला है, ठीक है। तो अभी तो लगातार आप लोगों के एग्जाम्स हैं ही, ठीक है। बाकी और हम डिटेल में इन सब बातें करेंगे। तो अभी सर स्टार्ट कर देते हैं पॉलिटी। अच्छा, पॉलिटी, सबसे पहला सवाल यही है कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटी? पॉलिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, दो शब्द होते हैं, एक होता है पॉलिटी, एक होता है पॉलिटिक्स। हम पॉलिटिक्स नहीं पढ़ेंगे, हम पॉलिटी पढ़ेंगे। हम बात करेंगे एमएलए क्या होता है, ठीक है, एमपी क्या होता है, हम ये बात नहीं करेंगे एमएलए कैसे बनना है ना। तो पॉलिटी देखिए मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए अपनी कंट्री है इंडिया, हमारे यहाँ क्या है, एक पार्लियामेंट है, इलेक्शन होते हैं, ठीक है। प्राइम हमारी कंट्री के हेड कौन है? प्रेसिडेंट है। आपका गवर्नमेंट के हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। स्टेट में चीफ मिनिस्टर है। सेंट्रल लेवल के हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। लोकल गवर्नमेंट होती है। एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, बना है। हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। इसी तरह से आप अमेरिका चले जाएं, उनका अलग सिस्टम है। उनके यहाँ क्या होता है, उनके यहाँ प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, उनके क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है सिर्फ, ठीक है। स्टेट में गवर्नर्स होते हैं। इसी तरह से आप ब्रिटेन चले जाएं, उनका एक अलग सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन का। तो हर एक कंट्री का क्या है, एक अलग अलग सिस्टम है रन करने का, एडमिनिस्ट्रेशन करने का। तो वो कहलाती है उस कंट्री की पॉलिटी, ठीक है। हम किसकी बात करेंगे? इंडिया की पॉलिटी, ठीक है। हम किसकी बात करेंगे? अपने कंट्री की पॉलिटी के बारे में। अब जैसे हम बोलते हैं कि सर एक प्राइम मिनिस्टर होता है, लोकसभा है, राज्यसभा है, लोकसभा के हर 5 साल में इलेक्शन हो रहे हैं, स्टेट असेंबली के हर 5 साल में इलेक्शंस हो रहे हैं, उनका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उनकी ये पावर्स होंगी, इस तरह से वो वर्क करेंगे। तो ये सारी चीजें कहाँ पर लिखी हुई हैं? कहीं ना कहीं तो लिखी होंगी ना, यस और नो? ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लिखी हैं। तो ये सारी जो चीजें हमने लिखी हैं उस किताब को कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। उस किताब को क्या कहते हैं? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो सारी चीजें हमने इस किताब में लिख दी, ठीक है सर, इस किताब में लिख दी। अब ये किताब कब से काम कर रही है, क्या है इसके बारे में? तो हमें पूरा क्या डिस्कस करना है? इसी बुक को डिस्कस करना है। पूरा तो नहीं करेंगे सर, बहुत बड़ी किताब है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी ये जो पूरा पॉलिटी है, इस पूरे पॉलिटी में हम बेसिकली क्या डिस्कस करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान को डिस्कस करेंगे। यस और नो? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है। हाँ। देखिए, करंट अफेयर्स ऑलरेडी हमारा, ऑलरेडी क्या मतलब, जब से नॉर्थ ईस्ट पीएससी स्टार्ट हुआ तब से करंट अफेयर्स हमारा फ्री ही चल रहा है, ठीक है। 2021 से हम करंट अफेयर्स करा रहे हैं। तो और वो सारा आपको जो लाइव क्लास है अपना फेसबुक पे होता है, उसका रिकॉर्डिंग आपको ऐप, वो क्या कहते हैं, यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ वेबसाइट पे मिल जाएगा, सब अरेंजमेंट है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अगर मैं आपसे बात करूं, तो सबसे पहले बात आता है सर कॉन्स्टिट्यूशन का बनना। कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, इसकी थोड़ी सी
हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आज का जो आपका पहला टॉपिक है दैट इज द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान कैसे बना। आज हम लोग सर जो बेसिक बात करेंगे द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान बन कैसे रहा। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात शुरू करें तो इसका जो एक आइडिया था शुरू में ऐसे आया कि ब्रिटिशर्स का पहले रूल था। अब ब्रिटिशर्स के साथ दिक्कत क्या होती थी, वो मन मर्जी से रूल करते थे, आज इसको उठा लिया कल उसको उठा लिया, जैसा रैंडम कानून बनाना चाहते थे बनाते थे, कोई एक लिमिट नहीं थी, जैसा कानून बनाना है बना लिया। तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने ये सोचा कि एक किताब होनी चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तो जो भी ये ब्रिटिशर्स रूल बनाते हैं वो उस बुक के अकॉर्डिंग ही बनाए, ऐसा ना हो रैंडमली कैसा भी लॉ बनाए दे रहे हैं। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक असेंबली बनानी पड़ेगी। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा तो है नहीं चैट जीपीटी पे डाल के बना दिया जाएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक असेंबली बनानी पड़ेगी जिसका काम क्या होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करे। तो असेंबली को हमने क्या नाम दिया, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, उस असेंबली को सर हमने क्या नाम दिया, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए, आप लोगों के जो भी एक्स्ट्रा डाउट्स है ना, वो आपका जो टेक्निकल कोऑर्डिनेटर है उनसे आप पूछ सकते हैं। बाकी जैसे कॉमन पेपर, हाँ जी, इसका एक पेपर होगा। अभी इस पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है ना, टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो उसको ही रखिए। इसके अलावा जो भी एडिशनल डाउट है एग्जाम के रिलेटेड है, एक्स वाई जेड जो भी, तो आपके जो टेक्निकल कोऑर्डिनेटर आपके कोर्स में जुड़े हुए हैं उनका नंबर अभी हम आपके ग्रुप पे फिर से दोबारा से शेयर कर देंगे, उनको ही व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा फोकस कर लीजिए टॉपिक पे जो चल रहा है ना, जो होगा तो होगा, अभी जो करंट में उस पर फोकस करना है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो डिमांड थी, वो सबसे पहले कहा जाता है, इसका जो आइडिया है जो स्वराज पार्टी थी उसने दिया। बट उसके बाद अगर एज एन इंडिविजुअल बात करें, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड थी वो किसने रखी, 1934 में एम एन रॉय ने। ठीक है, तो एम एन रॉय का नाम इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, एम एन रॉय, 1934। सीपीआई के लीडर थे वो। तो 1934 में एम एन रॉय क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रख रहे हैं। क्लियर है, 1934 एम एन रॉय क्या कर रहे हैं सर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रख रहे हैं। फिर उसके बाद आगे चल के कांग्रेस ने भी डिमांड करी 1935 में। बट इसमें एम एन रॉय का नाम इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेगा कि वो पहले व्यक्ति कौन है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की। तो 1934 एम एन रॉय। ठीक है सर, अब देखो 1934 में ब्रिटिशर्स को उतना नीड नहीं लग रही थी कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह दें, तो ब्रिटिशर्स ने इनको इग्नोर मार दिया। ठीक है, एज यूजुअल हमारे जैसे सारे अधिकारों के लिए वो इग्नोर मार देते थे। ठीक है, फिर आगे चल गए, लेकिन सिचुएशन बदली। सिचुएशन कब बदली, जब आपका वर्ल्ड वॉर टू हुआ। वर्ल्ड वॉर टू 1939 से 1945 के बीच चलेगा। वर्ल्ड वॉर टू में मेन इधर आपका जर्मनी परेशान कर रहा था, और इधर आपका ब्रिटेन था, फ्रांस था, ये यूएसए, ये रशिया, ये सब थे। अब जो वर्ल्ड वॉर टू आपका चला, तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो आपका ब्रिटेन था, वर्ल्ड वॉर टू के बाद ब्रिटेन कमजोर पड़ गया। ऑल्दो वॉर जीत गया आपका, ब्रिटेन ने वॉर जीत लिया,
बट वर्ल्ड वॉर टू के बाद ब्रिटेन की जो पोजीशन है वो वीक होने लगी। दूसरा, इंडिया में जो नेशनलिज्म है वो अब राइज पर थी। इंडिया में जो नेशनलिज्म है अब वो क्या कर रही थी, बढ़ती जा रही थी। लोगों के अंदर अब एक फीलिंग आने लगी थी कि अब हम एक कंट्री के सिटीजन हैं, हमें ब्रिटिशर्स से क्या चाहिए, आजादी चाहिए। तो अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स जो मूवमेंट थी वो बहुत स्ट्रांग होने लगी। तो इधर ब्रिटिशर्स की खुद की पोजीशन डाउन हो रही थी और इधर उनको रेजिस्टेंस बहुत मिल रहा था। तो ये सारी चीजों को देखते हुए उन्होंने सोचा इट्स टाइम टू मूव ऑन, अब यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है, कभी भी मारे जा सकते हैं। तो वो वहां से निकलने का प्लान बनाए और धीरे धीरे शिफ्ट करने के लिए उन्होंने क्या करा, लोगों को बुलाया। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, बनाओ। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की उन्होंने हमें परमिशन दे दी। तो सबसे पहले देखो, ओवरऑल अगर हम बात करें तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के बिहाफ पे डिक्लेयर किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम। बट इन सब चीजों का इतना इम्पैक्ट नहीं दिखा। इम्पैक्ट कब दिखा, जब 1946 में, ठीक है, इम्पैक्ट कब दिखेगा, 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आएगा। ठीक है, 1946 में क्या आ रहा है सर, कैबिनेट मिशन प्लान आ रहा है। ये सब हम पढ़ेंगे सर, ऑगस्ट ऑफर क्या आया था, क्रिप्स प्रपोजल कब आया था, ये सब आपका हिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो 1946 में क्या आएगा आपका, कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान क्या था, इसमें 3 आपका कैबिनेट मिनिस्टर्स थे ब्रिटेन के, लॉरेंस, या मैं अलग से लिख देता हूं, ठीक है। तो 1946 में आपका जो कैबिनेट मिशन प्लान आ रहा है उसमें 3 मिनिस्टर्स हैं आपका, एक तो है लॉरेंस, एक है अलेक्जेंडर और एक है क्रिप्स। ठीक है, तो समथिंग अराउंड सितंबर 1946 की बात है। तो 1946 में एक कैबिनेट मिशन प्लान आ रहा है। उस कैबिनेट मिशन प्लान में लॉरेंस है, अलेक्जेंडर है और आपका क्रिप्स है। लॉरेंस, अलेक्जेंडर एंड आपका कौन है, क्रिप्स है। तो ये तीनों मिलके आएंगे और बोलेंगे कि ठीक है आपको क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है बना लो। तो 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान के बाद से हमें एक एक अथॉरिटी मिली कि ठीक है हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों बना रहे हैं, मुद्दा ही भूल गए। कुछ तो था। अरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, मेन पर्पस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। इसीलिए सारी डिमांड किसकी हो रही है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हो रही है। ठीक है, तो 1946 कैबिनेट मिशन प्लान आता है, 3 लोग इसमें आएंगे, लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स, और वो बोलेंगे ठीक है आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है, बना लो। तो 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान से हमें उसकी मंजूरी मिलती है। अच्छा, अब ये जो आपका 3 लोग हैं इनके नाम याद रखिएगा कौन कौन आया था। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, LAC, इसका निमोनिक हो जाता है LAC, लॉरेंस, अलेक्जेंडर एंड आपका कौन है, क्रिप्स। मैं दोबारा से इनके नाम लिख देता हूं, लॉरेंस, अलेक्जेंडर एंड क्रिप्स। ठीक है, तो ये 3 नाम याद रखिएगा। क्लियर है, तो ये 3 नाम याद रखेंगे सर, लॉरेंस, अलेक्जेंडर एंड क्रिप्स। तो ये इनका निमोनिक है LAC। इन तीनों ने मिलके कहा ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हो तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हो। ठीक है,
लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की परमिशन दी थी, दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का जो एक आइडिया था वो रिजेक्ट कर दिया था। दो क्यों बनानी थी? क्योंकि उधर जो मुस्लिम लीग थी, जिन्ना की पार्टी, वो पाकिस्तान के लिए अपना अलग एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना चाह रही थी, तो उनकी डिमांड रिजेक्ट हो गई थी। उन्होंने कहा एक ही की परमिशन है, इसी में देख लो जो करना है, ठीक है। तो यहां से हमें अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की परमिशन मिल गई। ठीक है सर, बनाते हैं। इसमें ये समझो आप, अब थोड़ा सा मैं अलग से आपसे थोड़ा डिस्कस करता हूं इसमें चल क्या रहा है। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम बनाएंगे सर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम जो बनाएंगे उसमें मेंबर्स कितने होंगे? उसमें जो अलॉटेड मेंबर्स थे दैट वर 389, ठीक है। अलॉटेड मेंबर्स कितने हैं? 389। अब ये 389 आ कैसे रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए उस टाइम इंडिया हमारा दिखता कैसा था। दिखता इन द सेंस, जैसे आज हमारा कंट्री का जो डिवीजन है वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में डिवाइडेड है, ठीक है। उस टाइम अगर हम बात करें तो किस तरह से डिवाइडेड है, कि कितना स्टेट्स है, यूटीज है, या कुछ और चलता था उस टाइम, ठीक है। आज जैसे हम कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे देखते हैं, स्टेट्स और यूटीज में डिवाइड करके देखते हैं। उस टाइम क्या चलता था? उस टाइम देखिए हमारा जो ओवरऑल टेरिटरी था, हमारा ओवरऑल जो कंट्री था आज के टाइम का जैसा है, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। दो टाइप की टेरिटरीज थी। एक कहलाता था ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी, ठीक है। एक पोर्शन क्या था सर आपका? ब्रिटिश इंडिया। दूसरा पोर्शन क्या था? प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश इंडिया अगर मैं बात करूं तो जैसे मान लो आपका ये यूनाइटेड प्रोविंसेस हो गया, जो आज यूपी कहलाता है, सेंट्रल प्रोविंसेस जो आज आपका एमपी कहलाता है, इस टाइप के जो रीजन थे वो किस में आ जाते थे? ब्रिटिश इंडिया रीजन्स में। फिर कुछ रीजन से जहां पर डायरेक्ट राजा महाराजा का कंट्रोल होता था, ठीक है, वहां कोई एक राजा होता था, कोई नवाब होता था, वो कंट्रोल करता था। जैसे मान लो इधर हैदराबाद के नवाब थे, है ना, आपका ट्रैवनकोर हो गया, ट्रैवनकोर, जूनागढ़, कश्मीर, है ना, भोपाल। तो ये क्या है? ये प्रिंसली स्टेट से, प्रिंसली स्टेट्स में वहां के राजा के पास ऑटोनॉमी थी अपने इंटरनल मैटर्स में, बट एक्सटर्नल मैटर्स में उनको ब्रिटेन की ही सुननी पड़ेगी। ब्रिटेन की क्वीन उनकी अल्टीमेट रानी थी, तो ब्रिटेन की जो क्वीन है वो डिसाइड करेंगी उनके फॉरेन रिलेशंस कैसे होंगे, उनका डिफेंस कैसा रहेगा, ठीक है। तो वो ब्रिटिशर्स डिसाइड करते थे, बाकी इंटरनल मैटर्स में उनको पूरी ऑटोनॉमी थी, वो जैसे चाहें वैसे रूल करें। बट जो ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो पूरा किसके हाथ में था? ब्रिटिशर्स के हाथ में था। उन्हीं के ऑफिसर्स से उन्हीं का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रन होता था, ठीक है। तो जो कंट्री था उस टाइम दो पार्ट में ब्रॉडली डिवाइड था, ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स। अब जो ब्रिटिश इंडिया वाला हिस्सा था, ब्रिटिश इंडिया वाला हिस्सा भी दो तरीके से रन होता था, इसमें भी दो पार्ट थे। एक रीजन कहलाता था प्रोविंसेस, जैसे आज स्टेट्स होते हैं, पहले क्या होते थे? प्रोविंसेस हुआ करते थे, ठीक है। प्रोविंसेस में अपनी अलग एक गवर्नमेंट होती थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, है ना, उनका अपना एक गवर्नर हुआ करता था। फिर एक टेरिटरी कहलाती थी चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, सीसीपीज, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। जैसे आज यूनियन टेरिटरी होती है, यूनियन टेरिटरी पे डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, उसी तरह से पहले क्या होती थी? चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस होती थी, वहां पर ये वाइस रॉय का डायरेक्ट कंट्रोल होता था। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं? ताकि आपको सीट्स का डिवीजन समझा पाऊं। ये जो 389 मेंबर्स हैं, इन 389 में से जो सर आपका ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया के 296 सीट्स थी ब्रिटिश इंडिया वाले रीजन से, यानी 389 मेंबर्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठेंगे उसमें से 296 कहां से आएंगे? ब्रिटिश इंडिया से। बाकी के जो 93 हैं वो कहां से आएंगे? प्रिंसली स्टेट से। और ब्रिटिश इंडिया में भी ये जो 296 है, इसमें से 292 कहां से आएंगे? प्रोविंसेस से। और बाकी के जो चार हैं वो कहां से आएंगे सर? चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से। तो ये उस टाइम की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की क्या है? कंपोजिशन है,
ठीक है, ये क्या है सर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कंपोजिशन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्लियर है? ऑनलाइन वाले क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। ठीक है, कोई डाउट होने से बताइए। तो ये उस टाइम की कंपोजिशन थी। अब कंपोजिशन बताने के दो रीजन है। एक तो थोड़ा सा इसको डिटेल में बता पाऊं, सीट्स का डिवीजन। दूसरा एक आपको आइडिया होना चाहिए उस टाइम चीजें थी कैसी, है ना, इतना बेसिक आइडिया हमारे पास होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उस टाइम भी स्टेट यूटी हुआ करते थे। ठीक है, बाकी इतना डिटेल में पूछने के चांसेस नहीं है। अगर वो सवाल पूछेगा तो डायरेक्ट ये पूछेगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स अलॉटेड थे, तो 389। ठीक है, 389 वर अलॉटेड। अब इसमें क्या है, अगर ये मान लो एग्जाम में आ गया तो हम लोग क्या है सर, थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कभी कभी, है ना। तो एग्जाम में कई बार क्या आता है ना, तो एक बीमारी है सर हमारी जिसको कहते हैं सिली मिस्टेक, है ना। तो कई बार क्या होता है, एग्जाम में आ गया, एक ऑप्शन 389 होगा, एक 398 होगा, और ड्यू टू सम सिली मिस्टेक्स कई स्टूडेंट 398 टिक करके आ जाएंगे, है ना। तो 400 के करीब नहीं जाना है, इसीलिए मैं जो इसको याद रखता हूं, कंफ्यूजन हो जाता है, स्वाभाविक है। एक मिनट, भी ठीक है। ठीक है, कंफ्यूजन हो जाता है सर, स्वाभाविक है ना। अब इसमें ध्यान किस चीज का रखना है कि 389 कैसे बन रहा है, 296 प्लस 93 से बन रहा है ना। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको ऐसे याद रखो, इसमें कभी नहीं भूलेंगे। हाँ, अब यहाँ पे फिर मैथ्स बचाएगी आपको, अगर उसमें कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी तो यहाँ भी चले आएंगे, है ना। तो इसको ऐसे याद रखिए, 389 मतलब 296 प्लस 93, तो वो कितना हो जाएगा, 389। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स हैं आपका, 389 मेंबर्स हैं। ठीक है सर, तो ये बात हो गई कंपोजिशन की। नेक्स्ट आपका ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही है सर, इसमें अगर मैं आपसे बात करूं, फर्स्ट मीटिंग कौन सी, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स मैं बता रहा हूं। पहली मीटिंग किस दिन हो रही है सर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 9 दिसंबर 1946। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सर पहली मीटिंग किस दिन है, 9 दिसंबर 1946। जैसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की परमिशन मिली, खट से हमने क्या करा, सितंबर में कैबिनेट मिशन प्लान आया, सारी चीजें फाइनल हुई, दिसंबर में हमने क्या बना दिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946। अच्छा, अब जब असेंबली बनी, तो कोई भी असेंबली बनती है तो उसका क्या होता है सर, एक प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, उसका क्या होता है, एक प्रेसिडेंट होता है कि नहीं होता है। अब लेकिन प्रेसिडेंट को चुनने के लिए भी इलेक्शन कराना पड़ेगा, उसके लिए असेंबली होनी पड़ेगी। तो असेंबली बनते ही प्रेसिडेंट तो नहीं आ जाता है, तो शुरू में हमें कई बार एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट रखना पड़ता है, क्योंकि इलेक्शंस कंडक्ट कराना है तो उसके लिए भी कोई प्रेसिडेंट लीडर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, टेम्परेरी लीडर रख लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी तो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो पहला प्रेसिडेंट है वो किसको बनाया गया, पहला प्रेसिडेंट बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंदा सिन्हा। ठीक है, टेम्परेरी तौर पे, क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट एल्डेस्ट मेंबर्स थे असेंबली के। तो टेम्परेरी तौर पे जब तक एक फाइनल प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हो जाता, तो डॉक्टर सिन्हा को क्या बना दिया गया, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ध्यान रखिए, ये असेंबली के प्रेसिडेंट की बात हो रही है, कंट्री के प्रेसिडेंट की अभी बात
नहीं हो रही है, ठीक है। तो इनका नाम अगर दिक्कत लग रहा हो तो एस सिन्हा करके याद रख सकते हैं, एस सिन्हा, ठीक है। अगर पूरा याद रखने में दिक्कत है, भूल जाएंगे, सच्चिदानंदा नहीं हो पाएगा, तो एस सिन्हा करके रख सकते हैं या सच्चे सिन्हा करके रख सकते हैं, इस तरह से कुल मिला के याद रहना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, इस तरह से ऑप्शन मिले तो याद आ जाए, है ना, बस इतना ध्यान रखना है। फिर उसके बाद सर 2 दिन में इलेक्शन हो गई, 11 दिसंबर में इलेक्शन के बाद आपका जो फाइनल प्रेसिडेंट है वो कौन बन गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, फाइनल प्रेसिडेंट। तो डॉक्टर सच्चिदानंदा सिन्हा जो बने हैं ये आपका टेम्परेरी बने, ठीक है। ये कैसे बने हैं सर, आपका टेम्परेरी बने। फिर फाइनल प्रेसिडेंट सर आपका कौन बन रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये कंट्री के प्रेसिडेंट की बात रही नहीं हो रही है, ये किसकी हो रही है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट बने, कंट्री के प्रेसिडेंट वो बाद में बनेंगे, ठीक है। ये सारी कहानी अभी कब की है, ये चल रही है सर 9 दिसंबर 1946 की। ये पूछ चुका है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब हुई है, तो प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार आपका आ चुका है, ठीक है। तो पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946, प्रेसिडेंट कौन है आपका, डॉक्टर सिन्हा, देन राजेंद्र प्रसाद, है ना। अगर फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछे ऑप्शन में सिन्हा जी है तो सिन्हा जी का नाम लगा देना, और अगर डायरेक्ट ऐसे पूछे हुआ एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो उसमें जनरली आपका सिन्हा जी का नाम नहीं होगा, किसका होगा, राजेंद्र प्रसाद का होगा, क्योंकि वो टेम्परेरी 2 दिन के लिए ही बने थे। अल्टीमेट जो आपका फिर आगे पूरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दौरान कौन रहेगा, राजेंद्र प्रसाद रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई सर। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करेगी क्या, फर्स्ट मीटिंग हो गई आपका दिसंबर 1946, मुस्लिम लीग ने इसको बॉयकॉट किया था। 2 वाइस प्रेसिडेंट भी थे, एच सी मुखर्जी एंड वी टी कृष्णामचारी, ठीक है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नेम्स नहीं है, 2 वाइस प्रेसिडेंट भी एच सी मुखर्जी एंड वी टी कृष्णामचारी, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपका हो गए। इसके बाद अगला पार्ट आता है कि सर आपका जो असेंबली बन रही है वो काम क्या करेगी, कैसे शुरू करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाना शुरू किया जाए, ठीक है। अभी तक तो हमें आज़ादी चाहिए थी, आज़ादी मिलने वाली है, 1946 आ गया है, दिसंबर का महीना चल रहा है, 1947 में इंडिपेंडेंस मिलेगी अगस्त में। लेकिन उससे पहले क्या हम रेडी हैं, क्या हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड कर रहे थे कि अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो हमें पता है कि संविधान कैसे बनेगा, कि बस ऐसे ही करे जा रहे थे कि कोई तो बता ही देगा, ठीक है। देन नेहरू जी केम टू द रेस्क्यू। तो नेहरू जी क्या लेके आए, एक किताब लेके आए, मतलब एक डॉक्यूमेंट लेके आए जिसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब सबसे बड़ा चैलेंज था कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठ गई, हमें काम क्या करना है, किस तरह से करना है, किस डायरेक्शन में करना है। तो उसके लिए नेहरू जी ने क्या करा, एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया जिसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बेसिकली क्या लिखा था कि हम कैसा संविधान बनाना चाहते हैं, क्योंकि जब फ्रीडम फाइटर्स हमारे लड़ाई कर रहे थे तो उनके पॉइंट माइंड में ये रहता था कि जब भी हमारा देश आजाद होगा तो हम अपने देश में इक्वालिटी लाएंगे, डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर देंगे, सबको बराबरी का अधिकार होगा, किसी का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा। तो ये सारी अच्छी अच्छी बातें लिखा करते थे। तो वही एक डॉक्यूमेंट जो कंपाइल्ड था वो नेहरू जी लेके आएंगे, जिसमें ये सारी बातें लिखी होंगी कि हमें कैसा भारत चाहिए, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये अब आगे गाइड करेगा कि किस तरह से संविधान बनाना है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में सबसे पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना, इसको लेके कौन आया, तो जवाहरलाल नेहरू लेके आए, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सर आपका कौन लेके आ रहा है, जवाहरलाल नेहरू लेके आ रहे हैं। कब, दिसंबर 13 1946 में। 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई, 11 दिसंबर में प्रेसिडेंट फाइनल हो गए, और 13 दिसंबर को नेहरू जी क्या लेके आ रहे हैं,
ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इस पे जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल की पॉसिबिलिटी होती है वो ये है कि ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर कौन आया है। तो जवाहरलाल नेहरू नाम ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट ध्यान रखेंगे कि किस दिन लेके आए, 13 दिसंबर 1946। और ये पास किस दिन हुआ था? ये पास हुआ था जनवरी 22 1947। और ये यूनानिमसली पास हुआ था। यूनानिमसली मतलब सर्वसम्मति, सब लोग इससे एग्री किए थे, कोई इसके डिसएग्री में नहीं था। ठीक है, तो अब आ गया है सर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किस लिए आया? ताकि वो गाइड करें कि किस तरह से संविधान बनाना है। ठीक है, ठीक है सर। लेकिन सोचने वाली बात है कि सर आज अगर हम बोलते हैं कि हमारा संविधान के निर्माता कौन है, हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर को कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नेहरू लेके आ रहे हैं, तो ये संविधान अंबेडकर का कैसे बन गया? हाँ, हाँ, आपको तो पता है क्यों भी सुबह 7 बजे उठ उठ के परेशान हो रहे हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है। अब उस पे भी हम आगे बात करेंगे कि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक है, तो देखिए भले ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नेहरू लेके आ रहे हैं, बट ऐसा नहीं एज इट इज वो उसी के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा। कई सारे एडिशनल पॉइंट्स हैं जो उसमें ऐड किए जाएंगे, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बियॉन्ड होंगे, और कई सारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के पॉइंट्स हैं जिनको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो उसके बाद कहीं जाके आपका फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। ठीक है, उसके बाद आपका कहीं जाके फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। इसमें 2-3 पॉइंट्स और मैं आपसे बात कर लेता हूं। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है सर, ठीक है, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन रहा है, तो इसमें क्या करा गया, अलग अलग कमिटीज बनाई गई। जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई बुक लिखनी है, ठीक है, तो वो बुक में हमें मान लो जैसे जीके की बुक लिखनी है, तो उसमें पॉलिटी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, कमिटीज बना देंगे या टीम बना देंगे। एक टीम एक सब्जेक्ट पे काम करेगी, दूसरी टीम दूसरे टॉपिक पे, तीसरी टीम तीसरे टॉपिक पे, इस तरह से टॉपिक वाइज हम क्या करेंगे, टीम्स डिवाइड कर देंगे। फिर एक मेन टीम रहेगी जिसके पास ये सब लोग वेरीफाई कराने के लिए एक बार लाएंगे, उसको क्लब कराने के लिए। तो इसी तरह से सर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो चीजें लिखी जानी थी, जैसे यूनियन की क्या पावर होगी, स्टेट की क्या पावर होगी, फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे, ठीक है, ये सारी चीजों को हमने क्या करा, अलग अलग कमिटीज में डिवाइड कर दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो भी लिखा गया है उन सब के लिए हमने क्या बनाया, अलग अलग कमिटीज बनाई। अब इन सारी कमिटीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी दैट वाज ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, ये सारी कमिटीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है वो कौन सी है सर, ड्राफ्टिंग कमेटी। अब ये जो भी लिख के लेके आते थे ड्राफ्टिंग कमेटी के पास जाता था। ड्राफ्टिंग कमेटी उसे कहां लेके जाएगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, फिर वहां पर उस पर डिबेट डिस्कशन होगा। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है ड्राफ्टिंग कमेटी, इसी के जो चेयरमैन है वो कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये सवाल कई बार पूछा जाता है, मान के चलिए हर साल किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। इसीलिए भीमराव अंबेडकर जी को हम क्या कहते हैं, द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इसीलिए कहा जाता है। क्लियर है?
तो चेयरमैन कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए सर, तो सब कुछ हो गया, कमेटीज बनी, उन्होंने डिबेट करा, डिस्कशन करा, फिर अल्टीमेटली जाके कॉन्स्टिट्यूशन बना। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसको बनाने में टोटल सेशंस कितने लगे? 11 सेशन, ठीक है। टोटल ड्यूरेशन कितनी लगी? 2 years 11 months 18 डे, ठीक है। तो ये जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसे बनाने में कितना टाइम लगा सर? 2 years 11 months 18 days। अभी तक इस तरह का सवाल नहीं पूछा गया है, बट पूछा जा सकता है, ठीक है। पोटेंशियल क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली अडॉप्ट किस दिन हुआ? 9 दिसंबर 1946 से लिखना इसको स्टार्ट किया था। फाइनली ये अडॉप्ट किस दिन होता है सर? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और इसी दिन को हम क्या कहते हैं? रिपब्लिक डे। हाँ, इसी दिन को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। फिर उसके बाद देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन भले ही साइन वगैरह होके रेडी हो गया था 26 नवंबर को, बट इसको पूरी तरह से लागू नहीं करा था, एनफोर्स नहीं किया था, है ना। ये कंप्लीटली जो एनफोर्स होगा, कुछ पार्ट इसका एनफोर्स कर दिया था, बट जो कंप्लीटली ये एनफोर्स होगा वो कब होगा? 26 जनवरी 1950। और उसी दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? इंडिपेंडेंस डे। हाँ, उस दिन हम क्या करते हैं? रिपब्लिक डे, ठीक है। क्योंकि इस दिन हमारे देश का संविधान क्या हो गया है सर? एनफोर्स हो गया है। और संविधान किसको ताकत देता है? जनता को ताकत देता है। तो ये किसका दिन है? जनता का दिन है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली एनफोर्स होता है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है सर। तो फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के आ रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के आ रहा है, उसमें आपका एक प्रियम्बल है। आगे हम इस पे भी बात करेंगे, ये अभी ये सब तो पढ़ना ही है। और उसमें क्या था? 22 पार्ट्स से 395 आर्टिकल्स, जो संविधान बन के आ रहा है ना, और 8 शेड्यूल्स, ये सब कुछ था। फिर आगे चल के इसमें भी चेंजेस हुए, पार्ट्स 25 हो गए, आर्टिकल्स भी बढ़ गए और शेड्यूल्स भी 12 हो गए, है ना। तो ये सब तो अब हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो रहा है 26 नवंबर को, एनफोर्स हो रहा है 26 जनवरी को। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसमें बात करेंगे कि इतना गैप क्यों लिया गया 2 महीने का। क्या गोवा चले गए थे पार्टी करने? तो ये 2 महीने का गैप क्यों हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। प्लस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने और क्या क्या एक्स्ट्रा काम किए, उसके बारे में बात करेंगे ना। फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे सर शेड्यूल्स की तरफ। तो ये सारा पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए, यहाँ तक कोई डाउट है? क्लियर है? ऑनलाइन वाले क्लियर है? ठीक है, क्लियर है तो बताइए यस और नो, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। देखिए, जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं ना, तो इनमें बस मेक श्योर करिए, स्पेशली पॉलिटी। पॉलिटी थोड़ा ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन मतलब ना ही बहुत कम आते हैं ना ही बहुत ज्यादा आते हैं ना। अपना एवरेज सब्जेक्ट है, लेकिन आसान है, तो इसमें बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। मेनली किस चीज पे फोकस करना है? इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। और पॉलिटी में एक जो उसका फोकस रहता है आर्टिकल्स पे, ठीक है। अब आर्टिकल्स तो सर सारे नहीं करने,
लेकिन जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं हम आपको बताते चलेंगे, तो आर्टिकल्स पे फोकस करिए। आर्टिकल्स वाला जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल्स भी कौन से, एक तो आपके फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आर्टिकल्स या प्रेसिडेंट वाले आर्टिकल्स, ये दोनों ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो अभी तो हम लोग बस बेसिक बेसिक बातें करेंगे, असली पॉलिटी में मजा तब आता है जब फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट होते हैं। ठीक है, बट हम लोग पूरा एक एक करके सारा पार्ट डिस्कस करेंगे। मेन चीज देखो, आपको क्या करना है, सीक्वेंस फॉलो करते जाना है ना। जिस सीक्वेंस में आपको टॉपिक्स करा रहे हैं, क्योंकि पॉलिटी में मैं आपको जो पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन का सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में ही आपका पूरा सब्जेक्ट कवर कराता हूँ। ठीक है, चलिए सर। सेशन 11 का मतलब है कि 11 बार मीटिंग्स हुई कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करने के लिए। जैसे 9 दिसंबर में पहली बार मिले, है ना, 13 दिसंबर में मिले, तो इसी तरह से टोटल 11 बार मीटिंग्स हुई, 11 सेशंस हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं सर अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।